नमस्कार मित्रों। काफ़ी अरसे के बाद भारत में एक ऐसी शिक्षा पद्धति आई है जो भारतीयता के रंग में रंगी हुई है, जिसे भारतीय परंपराओं की समझ है, जिसमें राष्ट्र विकास के मार्ग को प्रशस्त करने की क्षमता है और भारत को विश्व परिदृश्य पे स्थापित करने के साथ साथ राष्ट्रीय गौरव को जन जन तक पहुंचाने और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने की क्षमता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मैं पढ़ते हुए अपार गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गार्गी और तिरुवल्लुवर जैसे अनेक महान विद्वानों ने जन्म दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस शिक्षा नीति के पीछे ऐसी सोच के व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन इसको हम इसको और व्यापकता देने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको शुरू से पढ़ें। समय बचाने का स्कोप इसमें नहीं है, वरना आपको पूरी तरह बात समझ में नहीं आएगी। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 SDG 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडे के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी, इंक्लूसिव और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट्स और लक्ष्य SDG प्राप्त किए जा सकें। टारगेट का मतलब ही लक्ष्य होता है। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक ओर विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगी हैं, तो दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की ज़रूरत और मांग बढ़ेगी जो वैज्ञानिक, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हो। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे। और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। रोजगार और वैश्विक परिस्थितियों में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे जो कुछ सिखाया जा रहा है उसे तो सीखें ही, और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की ज़रूरत है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें और विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को देख पाएं।
कुछ नया सोच पाएँ और नई जानकारी को और नए बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पाएँ। ज़रूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रुचिपूर्ण हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे। इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाए। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है उनके बीच की खाई को प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता, इक्विटी और सिस्टम में अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों के जरिए पाटा जाना चाहिए। 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से भी पीछे नहीं है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों जिनमें SDG 4 शामिल है के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपराओं के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। यह बात बहुत ही मार्के की है क्योंकि ये एक संस्कृति जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये संस्कृति इस बात पर जोर देती है आनो भद्राः कर्तव्यो यन्तु विशुद्धाः, मतलब लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरीवेयर। और पहले जो वाक्य कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सब सुखी हो, सभी सबका कल्याण हो, सभी निरोगी हों, तो ये संस्कृति ही विश्व का कल्याण कर सकती है। ऐसी सोच को ही परिवर्तित करना है, बढ़ाना है, जिससे सबका कल्याण हो, जिसमें कोई धर्म का बंधन नहीं हो, न कोई रेस का बंधन हो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो। तो उस संस्कृति को, तो हमारी जो नई शिक्षा जो नीति बनाई गई है, तो उस नीति में प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विज्ञान के समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। तो ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, ये वेद पाठी महिला थी मैत्रेयी जी, गार्गी और थिरुवल्लुवर जैसे अनेकों महान
विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायान निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान किए। मौलिक योगदान मतलब जिस पर किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं, और तो इस चीज़ को कहता है स्टार्टअप, है ना। तो मौलिक योगदान दिया। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की ज़रूरत है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए, उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए, नए नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में अवश्य ही शिक्षक होने चाहिए। बहुत बड़ी बात है। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्मानीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी, क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं। इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें। नई शिक्षा नीति को हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने में सहायता करनी होगी, जिसके लिए उनकी आजीविका, सम्मान, मान मर्यादा और स्वायत्तता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही की बुनियादी प्रक्रियाएं भी स्थापित करनी होगी। नई शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, मार्जिनलाइज क्लास की बात की गई, हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत होगी। अब यहाँ पर आपको अंबेडकर की सोच नजर आएगी कि अंबेडकर जैसे वंचित दलितों की बात करते थे, तो इस दलित में किसी कास्ट की बात नहीं है। दलित वो हर समुदाय दलित है जिसको आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ गया है, और मेरा मानना है कि सामाजिक पिछड़ापन की वजह आर्थिक है, कि सामाजिक कोई जातिगत सोच की वजह से नहीं कोई पिछड़ा हुआ है। हाँ, निश्चित रूप से कई पीढ़ियों में इस तरह का देखा गया है कि एक खास जाति के लोग हैं तो वो उनके साथ अनटचेबल का व्यवहार किया गया और वो जातिगत समझ में, सामाजिक समझ में आता है। लेकिन जब उसके बैकग्राउंड में जाएंगे आप तो कहीं ना कहीं आर्थिक कारण ही व्यक्ति के पिछड़ेपन का कारण बना और धीरे धीरे वो सामाजिक होता गया, और वो परंपरागत मतलब जातिगत उसमें जन्मना जो वाली बात आ गई कि जन्म से ही चूँकि किसी खास कुल में पैदा हुआ तो पिछड़ा माना गया, अनटचेबल करार दिया गया स्वार्थी लोगों के द्वारा। तो इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ी बात है ये, और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। ऐसे समूहों के सभी बच्चों के लिए परिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद हर संभव पहल की जानी चाहिए, जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सकें और उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सकें। इन सभी बातों का नीति में समावेश भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए और साथ ही देश की स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। भारत के युवाओं को भारत देश के बारे में और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आवश्यकताओं सहित यहाँ की अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परंपराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से और भारत की सतत ऊंचाइयों की ओर बढ़ाने की दृष्टि से अति आवश्यक है। पिछली नीतियों पर भी थोड़ा सा विचार कर लें तो शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था। यहाँ ध्यान देने की बात है, तो शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 NP 1986/92 में संशोधित किया गया था, के एक अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। 1986 और 1992 की पिछली नीतियों
के बाद से एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा, जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाया। इस नीति के आधार सिद्धांत, जो 2020 की ये शिक्षा नीति है, उसके आधार सिद्धांत क्या है? शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है। बहुत ही अच्छी बात है, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी, इंक्लूसिव और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, और उसकी देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है, जहाँ सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं, और जहाँ सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं। ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तथापि साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच और शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है। मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे वो निम्न है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे वे बच्चे की एकेडमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लास 3 तक, तो कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सकें। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें। कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हो, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच नीच और परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान की भी कल्पना की गई है। सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास की अवधारणा निहित दिखाई पड़ती है। अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया गया है, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर जोर दिया गया है। रचनात्मकता और तार्किक सोच पर जोर दिया गया है, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए। नैतिक, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय, बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। तकनीक के यथासंभव उपयोग पर जोर, अध्ययन अध्यापन कार्य में
भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में। सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें। स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल तथा शिक्षा से शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति। शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता, ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा, साथ ही साथ स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध, शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा, भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, साथ ही सच्चे परोपकारी, निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा। इस नीति का विजन क्या है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है। इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्य में भी, साथ ही साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हों, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें। भाग 1 में स्कूली शिक्षा पर जोर दिया गया है। स्कूली शिक्षा, यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। और जैसा कि यहाँ दी गई आकृति में दिया गया है और अध्याय 4 में इस पर विस्तृत विवरण दिया गया है। तो पहले इस चित्र को देखें और इस चित्र को उसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो पिछला एकेडमिक जो स्ट्रक्चर था वो 2 लेवल पर था। 10 मतलब जो हम वर्तमान में पढ़ते हैं तो 6 से 16 साल के 10 साल, और 2 हमारा जो 11th और 12th है तो 16 से 18 है। और अभी जो किया गया है वो प्राइमरी 3 इयर्स का जो है आंगनवाड़ी, इस पर जोर दिया गया है। ठीक है, 3+2 5 हो गया ये। तो 3 इयर्स आंगनवाड़ी, प्री स्कूल्स, बाल वाटिका वगैरह वगैरह, और 2 साल हमारा क्लास 1 और क्लास 2 जिसमें एज ग्रुप होगा 6 to 8 इयर्स। तो इसके बाद आता है क्लास 3 to 5, एज ग्रुप क्या होगा 8 to 11। ओके, और क्लास 6 to 8 ये तीसरा 3rd लेयर है, और इसमें एज ग्रुप रखा गया है 11 से 14। इसके बाद
क्लास 9 to 12 के लिए फोर्थ ग्रुप है हमारा, 4 लेयर जो है उसको 14 to 18 ईयर्स। तो इस तरीके से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 + 2 5 है ना, प्राइमरी को डिवाइड कर दिया गया है क्लास 1 से नीचे, तो 3 + 2 5, 3 और 3 4 इस तरीके से। और इसको नाम दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज, मतलब जो 3 इयर्स का जो आंगनवाड़ी है, प्री स्कूल है, बाल वाटिका और 1 और 2, ठीक है, जो 2 साल का ये है। तो 3 + 2 5 इयर्स का जो है ये फाउंडेशनल स्टेज हो गया। इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज है, वो क्लास 3 to 5 तक के लिए है। इसके बाद 6 to 8 है, वो मिडिल स्टेज रखा गया है, और सेकेंडरी स्टेज रखा गया है 9 to 12 के लिए। तो ये हमारा चित्र के माध्यम से हम इसको 5 + 3 + 3 + 4। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए 5 + 3 + 3 + 4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE एलिमेंट्री एजुकेशन की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकें और खुशहाल हों। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव। बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसलिए ECCE में निवेश करने से इसकी पहुंच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है, जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे। ECCE संभवतया समता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हों। ECCE में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है, जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियाँ और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए इसके साथ अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ECCE का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज संवेगात्मक नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है। NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा NCPFECCE विकसित किया जाएगा, अर्थात 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के बच्चों के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। 8 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए 2 भाग में मतलब उसको डिवाइड किया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा NCPFECCE विकसित किया जाएगा, अर्थात 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के बच्चों के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ECCE राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करेगा, विशेष रूप से उन प्रथाओं को जो भारत में
कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध है और वह स्थानीय परंपराओं में विकसित हुई है। इनमें कला, कहानियाँ, कविता, खेल, गीत और बहुत कुछ शामिल है। इन सभी को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। शिक्षा का यह मॉडल माता पिता दोनों के साथ साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से उच्चतर गुणवत्ता वाले ईसीसी संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना बृहद लक्ष्य होगा। पिछड़े जिलों और उन क्षेत्रों में विशेष ध्यान और प्राथमिकता देनी होगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। विस्तृत और सशक्त ईसीसी संस्थानों द्वारा ईसीसीई प्रणाली को लागू किया जाएगा, जिसमें क पहले से काफ़ी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनवाड़ियों के माध्यम से, ख प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ स्थित आंगनवाड़ियों के माध्यम से, ग पूर्व प्राथमिक विद्यालयों जो कम से कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित हैं, इनके माध्यम से, घ अकेले चल रहे प्री स्कूल के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। ये सभी विद्यालय ईसीसीई पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों, शिक्षकों को भर्ती करेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा ईसीसी की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। प्रत्येक आंगनवाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवादार, बाल सुलभ और निर्मित भवन होगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे और अपने स्थानीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राथमिक स्कूलों में संक्रमण को सुचारू बनाया जा सके। आंगनवाड़ियों को स्कूल परिसरों, समूहों में पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा और आंगनवाड़ी बच्चों, माता पिता और शिक्षकों को स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका, जो कि कक्षा 1 से पहले है, में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ईसीसी योग्य शिक्षक है और तैयारी कक्षा में सीखने को मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोपहर के भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ तैयारी कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जांच परीक्षण जो आंगनवाड़ी व्यवस्था में उपलब्ध है, उसे प्राथमिक स्कूलों की तैयारी कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। ईसीसी शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, शिक्षकों को एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री शिक्षक को ईसीसी में 6 महीने का प्रमाणपत्र कार्यक्रम कराया जाएगा और कम शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक साक्षरता और संख्या और ईसीसी के अन्य प्रारंभिक पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। इन कार्यक्रमों को डिजिटल दूरस्थ माध्यम से डीटीएच चैनलों के साथ साथ स्मार्टफोन के माध्यम से चलाया जा सकता है, जिससे शिक्षकों को अपने वर्तमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ साथ ईसीसी योग्यता प्राप्त करने में सहूलियत मिल जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, शिक्षकों के ईसीसी प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा मेंटर किया जाएगा और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम 1 मासिक कक्षा भी चलाएंगे। दीर्घावधि में राज्य सरकारों को चरण विशेष में व्यावसायिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन की व्यवस्था और करियर मैपिंग के जरिए आरंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए व्यावसायिक रूप से योग्य शिक्षकों के कैडरों को तैयार करना चाहिए। इन शिक्षकों की प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी और उसके सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा।
ईसीसी को चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की आश्रमशालाओं में भी शुरू किया जाएगा। आश्रमशालाओं में ईसीसी को एकीकृत करने और इसे लागू करने की प्रक्रिया तैयार किए गए विवरण के जैसी ही होगी। ईसीसी पाठ्यक्रम और शिक्षण विविध विधि की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी, ताकि मानव संसाधन लिखा गया है अब यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय, ताकि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम के की आयोजना और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास WCD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MHFW और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की सुचारू एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्यबल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। दूसरा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त है पर जोर देना।